वेब इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा, ये WIBD जो है इलेक्टिव 2 में आता है। जिसने ये ले रखा है उसको पता होगा कि ये बेसिकली सेमेस्टर और एंड टर्म एग्ज़ाम में जो आने वाला है उसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 पे ज़्यादा फोकस करके बनाया गया है। तो जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं मैंने लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप करके बना रखे हैं। और कोई मैटर नहीं करता कि अगर वो वेरी शॉर्ट वाला लॉन्ग आंसर में आ गया तो तुम बना पाओ, तो इनिशियल जो चीज़ें हैं वो दे रखी हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि वेब इंटेलिजेंस से क्या समझते हो और हाउ कैन वी क्रिएट वेब इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट एंड क्वेरीज कैसे बनाएं, एक एग्जांपल देके समझाना है। तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का, मतलब जनरली जितने भी करेंगे हम क्वेश्चन वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आने के चांसेस तो हैं ही बहुत ज़्यादा। तो वेब इंटेलिजेंस रिफर टू द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग टेक्निक्स का यूज़ करना कि हम इंसाइट और नॉलेज निकाल सकें बहुत सारी डेटा में से जो वेब के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है यूज़ ऑफ वेरियस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी टू एनालाइज, फिल्टर एंड कैटेगराइज डेटा और एक इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट एंड क्वेरी बना सके। अब ये इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट और क्वेरी क्या होता है, क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है। टू क्रिएट वेब इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट, एक इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? डेटा माइनिंग, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं टू एक्सट्रैक्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेब पेज, सोशल मीडिया फीड्स एंड अदर सोर्सेज। तो जो भी इंटरनेट पे चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे हम वेब डॉक्यूमेंट, इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। एग्जाम्पल देखो कि a news aggregation website can use machine learning algorithm to analyze news article and automatically categorize them into topics जैसे कि पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। तो कैटेगरी बना पाना, तो ये एक इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट हो गया। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंट नहीं होता तो सारी चीज़ें एक ही सेट के अंदर होती हैं, मगर जो सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड आर्टिकल्स देखना चाहते हैं उनके लिए अलग होगा। तो ये इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट का टाइप है। अब क्वेरीज क्या होती हैं? टू क्रिएट वेब इंटेलिजेंट क्वेरीज वी कैन यूज टेक्निक्स सच एज सेमेंटिक एनालिसिस एंड NLP टू अंडरस्टैंड द यूजर्स इंटेंट एंड जनरेट रिलेवेंट सर्च रिजल्ट। ठीक है, तो जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो रिलेवेंट रहें तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? सिमेंटिक एनालिसिस और NLP का। एग्जांपल के लिए वॉइस असिस्टेंट जैसे कि सीरी या गूगल असिस्टेंट कैन यूज़ NLP टू अंडरस्टैंड यूज़र क्वेरी एंड प्रोवाइड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड सर्च रिजल्ट्स। तो अगर कोई कुछ मांग रहा है मगर इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, तो कोई डॉक्यूमेंट एसेस करना चाह रहे हैं मगर इनडायरेक्टली वो बता रहा है, तो उसको भी समझ पाएंगे यूजिंग NLP। और यही क्वेरीज जो होती हैं गूगल असिस्टेंट और सीरी वॉइस असिस्टेंट यूज़ करते हैं हमें सर्च रिजल्ट दिखाने के लिए। तो यही है इंटेलिजेंट क्वेरीज। क्वेश्चन सेकंड है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लैट डेटा, टेक्स्ट और ग्राफिक। इनके बीच में डिफरेंस बताना है और क्या मेथड यूज़ करते हैं बाय विच वेब इंटेलिजेंट रिपोर्ट कैन बी प्रिपेयर्ड। तो किस मेथड के थ्रू हम वेब इंटेलिजेंट रिपोर्ट बना सकते हैं। तो पहले फ्लैट डेटा देख लेते क्या होता है। फ्लैट डेटा रिफर टू डेटा दैट इज स्टोर्ड इन अ सिंपल 2 डायमेंशनल टेबल फॉर्मेट। 2D टेबल होगी और यही फ्लैट डेटा कहलाता है, जिसमें टेक्स्ट डेटा रिफर टू डेटा दैट इज सॉर्टेड इन अ टेक्सचुअल फॉर्मेट। ठीक है, तो मतलब फ्लैट डेटा में क्या है, 2D होता है और सिंपल टेबल बनती है, टेबल फॉर्मेट। टेक्स्ट डेटा क्या होता है? टेक्सचुअल फॉर्मेट में होता है। ग्राफिक रिफर टू विजुअल एलिमेंट जैसे कि इमेज या चार्ट हो गए। फिर कह रहे हैं कि वेब इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स कैन बी प्रिपेयर यूजिंग वेरियस मेथड जैसे कि डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ करके बनती हैं वेब इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स। तो दीज रिपोर्ट्स कैन इंक्लूड इंटरैक्टिव एलिमेंट्स सच एज चार्ट, उसमें चार्ट ग्राफ भी हो सकते हैं, और कैन बी कस्टमाइज बेस्ड ऑन यूज़र प्रेफरेंसेस। अगर यूज़र को किसी और बेसिस पे चार्ट देखना है या कुछ और तरीके से विजुअल ग्राफिक्स चाहिए तो वो भी डेटा इनपुट्स अलग अलग प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी अ, मैं अगेन कह रहा हूँ यूनिट 1 और यूनिट 2 पे फोकस्ड है ज़्यादा, जिससे कि सेमेस्टर एग्जाम में भी हेल्प हो। और सेमेस्टर एग्जाम मेन है, उसके बाद एंड टर्म में तो यूज़ होते ही हैं। तो व्हाट आर द 3 एप्लीकेशंस मोड अवेलेबल फॉर अ डॉक्यूमेंट। क्या एप्लीकेशंस मोड होती हैं और डिफरेंशिएट करना है डेटा, रीडिंग मोड्स एंड डिज़ाइन मोड्स के बीच में। तो 3 एप्लीकेशन मोड अवेलेबल क्या है डॉक्यूमेंट के लिए? व्यू, एडिट एंड डिज़ाइन मोड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं चाहता तो हर एक को एक्सप्लेन करता ज़्यादा, मगर यहाँ कम कम एक्सप्लेन करा है कि तुम्हें बनाना आ जाए और हमें हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कर पाएँ, बजाय कि एक कोई थियोरेटिकली ज़्यादा करें क्योंकि फिर बोरियत आ जाती है। तो यहाँ पे क्या बोला, 3 एप्लीकेशन मोड है डॉक्यूमेंट में। पहला है व्यू, दूसरा एडिट, तीसरा डिज़ाइन मोड। अब व्यू मोड में क्या होता है, यूज़र व्यू को करेगा डॉक्यूमेंट को, एडिट में एडिट करेगा या चेंजेस करेगा डॉक्यूमेंट में, एंड डिज़ाइन मोड इज़ यूज टू क्रिएट और मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर को डिज़ाइन, बेसिकली उसको मॉडिफाई करना। और डेटा मोड रिफर टू द मोड इन विच डेटा इज डिस्प्लेड। अब क्वेश्चन में पूछा था ना डेटा मोड, रीडिंग मोड, डिज़ाइन मोड में क्या अंतर है, तो वो यही है कि डेटा मोड रिफर टू द मोड इन विच डेटा इज डिस्प्लेड, जिस जिस मोड में वो डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, वाइल रीडिंग मोड रिफर टू द मोड इन विच डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड फॉर रीडिंग। ठीक है, वो रीडिंग मोड है जिसमें डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो रहा है। डिज़ाइन मोड जो है, स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड और मॉडिफाइड। अगला क्वेश्चन है, हाउ द वेरियस सोर्सेज ऑफ डेटा आर सिंक्रोनाइज्ड। किस तरह से डेटा के सोर्सेज सिंक्रोनाइज होते हैं। और हाउ मल्टीपल क्वेरीज आर क्रिएटेड बाय यूजिंग द डेटा बाय मर्जिंग डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन मर्जिंग क्या होता है? स्टेट वेरियस रूल्स फॉर मर्जिंग द डायमेंशन, एक्सप्लेन यूजिंग एग्जांपल्स। तो सोर्सेज ऑफ डेटा कैन बी सिंक्रोनाइज यूजिंग डेटा इंटीग्रेशन टेक्निक जैसे कि ETL हो गया,
एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ELT एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, पहले लोड कर देंगे फिर बाद में ट्रांसफॉर्म करेंगे, या पहले ट्रांसफॉर्म कर देंगे फिर लोड करेंगे। तो यही क्या है, सिंक्रोनाइज करना है डेटा को। तो डेटा इंटीग्रेशन टेक्निक्स लगते हैं, जैसे कि ये दोनों। मल्टीपल क्वेरीज कैन बी क्रिएटेड बाय मर्जिंग डायमेंशंस, ठीक है, क्वेरीज बन सकती है मर्ज करने के लिए डायमेंशन, अगर डायमेंशन मर्ज करेंगे तो इसके लिए क्वेरीज लगती हैं, विच इन्वॉल्व कंबाइनिंग रिलेटेड एट्रीब्यूट्स टू क्रिएट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यूज ऑफ डेटा। तो जो एट्रीब्यूट रिलेटेड है उनको एक साथ कंबाइन कर देना। रूल्स फॉर मर्जिंग डायमेंशन इंक्लूड इंश्योरिंग दैट द एट्रीब्यूट्स बीइंग मर्ज आर रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट है कि जो दो एट्रीब्यूट्स को तुम मर्ज कर रहे हो वो रिलेट करने चाहिए आपस में, ठीक है। एंड मेंटेनिंग डेटा एक्यूरेसी एंड अवॉइडिंग रिडंडेंसी। और रिडंडेंसी मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। ये चीज़ कम हो जाए, मतलब बार बार डुप्लीकेट ना हो डेटा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुम संडे मंडे ट्यूसडे ये हफ्ते, पूरे हफ्ते का डेटा निकाल रहे हो, मगर हर मंथ का संडे मंडे ट्यूसडे है ना। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो कि सिर्फ संडे देखो सभी मंथ्स का, है ना। तो ये क्या हो गया, डेटा को सेग्रीगेट करना हो गया। और मेंटेन डेटा एक्यूरेसी रहनी चाहिए। एग्जांपल है कि मर्जिंग द प्रोडक्ट एंड कैटेगरी डायमेंशन। अच्छा, एग्जांपल भी दे रखा है कि हमें प्रोडक्ट और कैटेगरी डायमेंशन को मर्ज कर देंगे एक ई कॉमर्स डेटाबेस में, कि ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ सेल्स डेटा दिखे। अगर हमें प्रोडक्ट और उसकी कैटेगरीज दिख जाए तो हमें बहुत ब्रॉड रेंज दिखेगी कि कैसे हमारा सेल्स काम हो रहा है। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सैप बोर्ड्स। सैप SAP, ये क्या होता है, ये पहले बोर्ड समझते हैं। सैप बोर्ड्स यानी बिजनेस ऑब्जेक्ट डेटा सर्विसेज, विच इज़ अ डेटा इंटीग्रेशन एंड ETL, है ना, ट्रांसफॉर्म फिर लोड टूल प्रोवाइड बाय सैप। सैप कंपनी का नाम है। ये क्या करती हैं, बिजनेस ऑब्जेक्ट डेटा सर्विसेज, BODS। ये किस लिए यूज़ होता है, डेटा इंटीग्रेशन के लिए। सैप बोर्ड्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू हैव अ यूनिफाइड एंड कंसिस्टेंट व्यू ऑफ देयर डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। एक यूनिफाइड यानी एक ही में सब कुछ दिखना, और कंसिस्टेंट व्यू, है ना, यानी दिखते रहना, मतलब डेटा में अवेलेबिलिटी रहेगी। एंड इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, फिर ट्रांसफॉर्म करना और लोड इनटू वेरियस टारगेट्स सच एज डेटा वेयरहाउस, डेटा मार्ट्स एंड ऑपरेशनल डेटा स्टोर्स। तो ये ऊपर का काम कर रहा है, जो डेटा को लोड करना है और ट्रांसफॉर्म करना है, ये उसका काम कर रहा है। तो इट प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट इनेबल यूजर टू डिज़ाइन टेस्ट एंड डिप्लॉय डेटा इंटीग्रेशन जॉब। तो क्या करता है, GUI प्रोवाइड करता है कि हम डिज़ाइन टेस्ट और डिप्लॉय कर सकें डेटा इंटीग्रेटेड जॉब्स को। इट कैन हैंडल बोथ बैच एंड टाइम डेटा इंटीग्रेशन सिनेरियोज। तो बैचेस को भी और रियल टाइम डेटा को भी इंटीग्रेट करता है। सैप बोर्ड्स ऑल्सो प्रोवाइड डेटा क्वालिटी फीचर, जैसे कि डेटा प्रोफाइलिंग, डेटा क्लिनजिंग, यानी डेटा की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए ये फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, डेटा इनरिचमेंट के लिए, प्रोफाइलिंग के लिए, क्लिनजिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, कि वाई गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, eBay, अमेजॉन एक्सेट्रा डिड नॉट यूज़ ट्रेडिशनल डेटाबेसेस फॉर बिग डेटा। ट्रेडिशनल डेटाबेस का क्यों नहीं यूज़ करते हैं, जस्टिफिकेशन दो। तो वैसे तो काफ़ी ऑब्वियस बात है, मगर इसको लिखें कैसे, तो इसलिए ये रिप्रेजेंट करा है कि गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, eBay, अमेजॉन, ये कंपनी डील करती हैं बहुत सारे डेटा से। एंड ट्रेडिशनल डेटाबेस आर नॉट कैपेबल फॉर हैंडलिंग सच वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। ट्रेडिशनल डेटाबेसेस इतना ज़्यादा डेटा नहीं हैंडल कर पाते, ठीक है, ट्रिलियंस भी कम हो गए इस बार। हियर आर सम रीजन वाई दीज कंपनीज डू नॉट यूज़ ट्रेडिशनल डेटाबेस फॉर बिग डेटा। पहला है स्केलेबिलिटी। ट्रेडिशनल डेटाबेस जो है उनकी लिमिटेशन होती है, स्केलेबिलिटी की लिमिटेशंस होती हैं। दे आर डिजाइन टू हैंडल लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा, तो दे कैन नॉट स्केल हॉरिजॉन्टली, वो हॉरिजॉन्टली स्केल नहीं कर सकते। और बिग डेटा टेक्नोलॉजी जैसे कि HADOOP, हार्डोप, और कैसेंड्रा एंड मोंगो DB कैन स्केल। अच्छा, ये प्रोनाउंसिएशन का मेरे को पता नहीं, क्योंकि कभी यूज़ नहीं करा है ना, तो ध्यान रखना, ऐसे लिख देना, हार्ड लूप है या हार्ड लूप है जो भी है। और कैसेंड्रा एंड मोंगो DB कैन स्केल हॉरिजॉन्टली एंड हैंडल पेटाबाइट, देखो पेटाबाइट ऑफ डेटा। तो बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़ क्या है, हॉरिजॉन्टली जल्दी स्केल करती हैं, स्केलेबिलिटी ज़्यादा है। कॉस्ट की बात करें तो ट्रेडिशनल डेटाबेस जो है एक्सपेंसिव है स्केल और मेंटेन करने में, वाइल बिग डेटा टेक्नोलॉजी जो है ओपन सोर्स है, तो वो डिप्लॉय हो सकती हैं और किसी भी कमोडिटी हार्डवेयर में, और ओवरऑल कॉस्ट कम कर देंगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो बिग डेटा टेक्नोलॉजी आर डिज़ाइन टू डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है। बिग डेटा टेक्नोलॉजी है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में डिज़ाइन हो रखे, मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है, विच मीन्स दे कैन प्रोसेस डेटा फास्टर देन ट्रेडिशनल, ठीक है। ट्रेडिशनल के लिए तो एक ही सिस्टम है। फ्लेक्सिबिलिटी देखो, बिग डेटा टेक्नोलॉजी अलाउ कंपनीज टू स्टोर एंड एनालाइज डेटा इन वेरियस फॉर्मेट, की स्ट्रक्चर हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर डेटा, कैसा भी हो। ट्रेडिशनल लिमिटेड होती है स्ट्रक्चर डेटा में ओनली। फिर रियल टाइम प्रोसेसिंग भी आ जाती है। बिग डेटा टेक्नोलॉजी जैसे कि अपाचे स्टॉर्म, फ्लिंक, स्पार्क, स्ट्रीमिंग प्रोवाइड रियल टाइम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। देखो कितना इंपैक्ट पड़ता है, अगर तुम ये सारी चीज़ें जैसे मोंगो DB ये सारी चीज़ें लिखोगे तो आंसर में इंपॉर्टेंस दिखती है। तो अपाचे स्टॉर्म ये क्या है, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइड रियल टाइम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, वेयर एज ट्रेडिशनल डेटाबेस कैन नॉट प्रोवाइड इन डेटा इन रियल टाइम। फिर ये कॉग्नोस सॉफ्टवेयर क्या होता है, कॉग्नोस सॉफ्टवेयर, अगर ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो कॉग्नोस इज़ अ बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय IBM। तो बिजनेस इंटेलिजेंस BI सॉफ्टवेयर है, और IBM ने इसको बनाया है, दैट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ टूल फॉर रिपोर्टिंग एनालिसिस
स्कोर कार्डिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ इवेंट इन मैट्रिसेस। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि किसने बनाया है और काम सिमिलर से होंगे। रिपोर्ट करना, एनालाइज करना, स्कोर कार्डिंग, ठीक है, स्कोर बेस्ड काम करना, मॉनिटर करना इवेंट और मैट्रिसेस को। तो इट इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, उसको ट्रांसफॉर्म करना मीनिंगफुल इंसाइट्स में और अलग अलग फॉर्मेट्स में शेयर करना जो भी स्टेक होल्डर मांगता है। तो द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म दैट इंक्लूड मॉड्यूल्स फॉर क्वेरीज, रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड प्लानिंग। ठीक है, ये क्या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम ये सारी काम अपने डेटा के साथ कर सकें। फिर है कॉग्नो सॉफ्टवेयर हेल्प बिजनेस टू गेन इनसाइट इनटू देयर ऑपरेशंस एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा। यही तो मेन यूज़ है, हम क्यों करते हैं डेटा के साथ मैनिपुलेशन, कि हम बिजनेस डिसीजन ले सकें। तो सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू बी यूजर फ्रेंडली एंड प्रोवाइड अ रेंज ऑफ फीचर्स दैट इनेबल यूजर्स टू क्रिएट कस्टमर रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कॉग्नो सॉफ्टवेयर क्या यूज़ करता है, ऐसा यूज़र फ्रेंडली प्रोवाइड करता है कि हमें बहुत सारे फीचर्स दिख जाते हैं, हम कस्टम रिपोर्ट बना सकते हैं, डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं डेटा को रियल टाइम में। तो दिस कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर IBM सॉफ्टवेयर। यही फ़ायदा हुआ IBM को कि वो SPSS, वाटसन और जो भी डेटा मैनेजमेंट टूल है उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके साथ। तो कॉग्नोस सॉफ्टवेयर इज़ वाइडली यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया एंड रिटेल हो गया। द सॉफ्टवेयर ऑल्सो इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर देयर परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो जहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी आइडेंटिफाई हो सकता है। और एडवांस एनालिटिक्स से तो हम बता सकते हैं कि इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि जो ग्रोथ और सक्सेस दिलवाएगा, जो भी कंपनी में हेल्प करेगा ग्रोथ में, वो ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। अगला है कि हाउ द फॉलोइंग इज अचीव्ड इन बिग डेटा। मैसिव पैरेललिज्म, ये कैसे अचीव होता है, और मैप रिड्यूस पैराडाइम। तो ये दोनों चीज़ें कैसे अचीव होती हैं, 6.5 मार्क्स का था ऑलमोस्ट। तो मैसिव पैरेललिज्म इज बिग डेटा इज अचीव बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द डेटा अक्रॉस मल्टीपल नोड्स इन अ क्लस्टर एंड प्रोसेसिंग इट इन पैरेलल। कितनी अच्छी बात बोली है। पैरेललिज्म मतलब होता है कि काम जो है वो पैरेलल ही हो रहा है, और ऐसा नहीं हो रहा कि सेकंड जो टास्क है वो वेट कर रहा है फर्स्ट के ओवर होने का, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो मैसिव पैरेललिज्म बिग डेटा में कैसे अचीव होता है कि हम डेटा को मल्टीपल नोड्स में डाल दें इन अ क्लस्टर एंड प्रोसेसिंग इट इन पैरेलल। और एक साथ ये कुछ इस तरह का है कि मिक्सर जो होता है, और हम क्या करते हैं कि जैसे कुछ वेजिटेबल्स काटी और उनको मिक्सर में डालना, या कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले कुछ आइटम्स को डालते हैं, फिर उसको मिक्सर में डाल के फिर निकालते हैं, फिर सेकंड डालते हैं। ये चीज़ नहीं है। अब पैरेललिज्म क्या है कि हमारे पास बहुत सारे मिक्सर्स हैं और उन सब के अंदर कुछ ना कुछ डाला, और जैसे ही हमने स्टार्ट करा तो सारे मिक्सर घूमे, तो एक साथ सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यही है पैरेललिज्म। तो ये अलाउ करता है फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट, तो ज़्यादा डेटा जो है फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। और पैरेललिज्म कैन बी अचीव थ्रू वेरियस टेक्निक, जैसे कि पार्टीशन, शेडिंग एंड रेप्लिकेशन। फिर आता है मैप रिड्यूस पैराडाइम। ये क्या होता है, इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल यूज टू प्रोड्यूस लार्ज डेटा सेट इन पैरेलल अक्रॉस अ डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर। तो हमें यहाँ पे प्रोसेस करना है ज़्यादा डेटा सेट, है ना, पैरेलल में, और क्लस्टर्स कैन डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट कंसिस्ट ऑफ दो स्टेजेस, मैप और रिड्यूस, जैसे कि नाम बता रहा है। मैप रिड्यूस पैराडाइम जो है वो भी एक पैरेललिज्म का एक पार्ट है। इसमें दो स्टेजेस होती हैं, मैप और रिड्यूस। मैप स्टेज प्रोसेस द डेटा इन अ पैरेलल अक्रॉस द क्लस्टर एंड प्रोड्यूस इंटरमीडिएट रिजल्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, डेटा को पैरेलली तो प्रोसेस करता है मगर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को बताता है, विच आर देन एग्रीगेटेड बाय द रिड्यूस स्टेट। तो वो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आए उसको वो रिड्यूस स्टेट एग्रीगेट करता है। और मैप रिड्यूस पैराडाइम जो होता है वो बिग डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में यूज़ होता है, जैसे अपाचे, हार्डूप और स्पार्क। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्रॉस टैब टेबल एंड फॉर्म्स टैब, क्या फॉर्म्स टेबल विद एग्जांपल। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, पहले तो क्रॉस टैब टेबल और फॉर्म टेबल होते क्या है। क्रॉस टैब टेबल इज अ टाइप ऑफ टेबल दैट डिस्प्लेज समरी डेटा बाय एग्रीगेटिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ प्राइमरी टेबल। क्या बोला, क्या डिस्प्ले करता है, एक समरी डेटा को डिस्प्ले करता है रोज और कॉलम को एग्रीगेट करके प्राइमरी टेबल की। ठीक है, इट इज़ यूज टू समराइज डेटा एंड टू मेक कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। डेटा को समराइज करने में यूज़ होता है और हम अलग अलग कैटेगरीज को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे क्रॉस टैब टेबल कैन शो द टोटल सेल्स ऑफ अ डिफरेंट प्रोडक्ट इन डिफरेंट रीजन। तो जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या सेल हुई है अलग अलग रीजन्स में। ऑन द अदर हैंड फॉर्म टेबल क्या होता है, स्टोर करता है दैट हैज़ अ फिक्स फॉर्मेट और स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रक्चर फिक्स रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ फील्ड दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अ फॉर्म टेबल कैन बी यूज टू स्टोर कस्टमर इन्फॉर्मेशन, जैसे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड ईमेल, एज सिंपल एज दिस। Second, and differentiate between serializable and versus writable method with reference to map reduce, and explain why sort phase cannot be serializable. What are wrappers and write a simple word count wrapper. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन एक ही में पूछ लिए गए हैं। मैप रिड्यूस के बारे में हमने अभी भी पढ़ा था। तो उसमें सीरियलाइजेबल और राइटेबल मेथड क्या होते हैं। अब एक चीज़ तो पता चलती है कि मैप रिड्यूस के बारे में सही से पढ़ के रखना है, वो पैरेललिज्म के बारे में सही से पढ़ के रखना है और इन डेप्थ जाना है, क्योंकि क्वेश्चन उनके अंदर से भी आ रहे हैं। तो अ सीरियलाइजेबल इंटरफेस इज यूज टू सीरियलाइज द डेटा। डेटा को सीरियलाइज करना है एंड पास इट बिटवीन द मैप एंड रिड्यूस फेजेस। ठीक है, इन फेजेस में डालना है। सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट कैन बी कन्वर्टेड टू अ वाइट स्ट्रीम एंड देन रिकंस्ट्रक्टेड इनटू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट।
तो बाइट स्ट्रीम में डाला जा सकता है और क्योंकि फास्ट काम होता है उससे, फिर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चलेगा। राइटेबल ऑन द अदर हैंड इज अ इंटरफेस दैट अलाउ द डेटा टू बी रिटन ऑन अ स्ट्रीम और फाइल इन अ वे दैट कैन बी रीड बैक एंड रिकंस्ट्रक्टेड इनटू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, राइटेबल यानी वो रिटर्न ऑन अ स्ट्रीम, स्ट्रीम्स के ऊपर लिखा जा सकता है, और फाइल इन अ वे कि वो रीड बैक हो सके या रिकंस्ट्रक्ट हो सके ओरिजिनल डेटा में। अब writable object are used in map reduce to represent the input and output data for a map and reduce function. The sort phase cannot be serialized. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन था कि sort phase cannot be serializable, क्यों? Because it requires sorting the data based on the key value and the key themselves are not serializable. तो सीरियलाइज करना है तो कीज़ नहीं हो पाएंगी मगर डेटा हो जाएगा। मगर सॉर्ट फेज में तो क्या होता है, की वैल्यूज़ होनी चाहिए, इस वजह से मैप रेड्यूस फ्रेमवर्क मस्ट यूज सेपरेट प्रोसेस टू सॉर्ट द डेटा। उसके बाद रैपर्स क्या होते हैं, रैपर्स आर क्लास दैट आर यूज टू कन्वर्ट नॉन राइटेबल ऑब्जेक्ट इनटू राइटेबल ऑब्जेक्ट। तो ऐसी क्लासेस होती हैं जो नॉन राइटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको राइटेबल करने के लिए यूज़ होती है बाय यूजिंग मैप रेड्यूस। एग्जांपल के लिए वर्ड काउंट रैपर कैन बी यूज टू कन्वर्ट अ टेक्स्ट फाइल टू अ सीक्वेंस ऑफ की वैल्यूज पेयर वेयर द की इज अ वर्ड एंड द वैल्यू इज द काउंट ऑफ द वर्ड इन द फाइल। तो एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी बताने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं रैप वर्ड काउंट रैपर का। ठीक है, कि एक टेक्स्ट फाइल के अंदर कितने वर्ड्स हैं, ए जो है वो कितने टाइम्स है, बी जो है कितने टाइम्स है, तो ये की वैल्यू पेयर्स बनाने का काम करता है रैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पेज रैंक सर्चिंग एल्गोरिथम इन ब्रीफ एंड इनलिस्ट वेरियस मेथड्स। तो पेज रैंक एल्गोरिथम इज अ मेथड यूज टू मेजर, पहले तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पेज रैंक सर्चिंग एल्गोरिथम क्या होता है, उसमें प्रोसेस क्या है और क्या मेथड यूज होते हैं। तो पेज रैंक एल्गोरिथम इज अ मेथड यूज टू मेजर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेब पेजेस इन अ सर्च इंजन रिजल्ट। ठीक है, कि जैसे सर्च इंजन रिजल्ट होता है तो वो वेब पेजेस को दिखाता है ना। तो जनरली हम गीक्स फॉर गीक्स ट्यूटोरियल पॉइंट्स ऐसे देखते हैं, जैसे हम इनके आंसर सर्च करेंगे तो वहीं से देख के मैंने ट्राई किया है। इट वॉज डेवलप्ड बाय लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन वाइल दे वर, लैरी पेज से याद आया गूगल बनाया था जिसने, वाइल दे वर PhD स्टूडेंट एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने पेज रैंक एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस किया था। द बेसिक आइडिया बिहाइंड पेज रैंक इज कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेब पेजेस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ लिंक पॉइंटिंग टू दैट पेज। मतलब अगर जैसे बैकलिंक्स होते हैं तो कोई अब कोई किसी का रेफरेंस क्यों देगा, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट बातें लिखी होंगी। तो पेज रैंक एल्गोरिथम में क्या था कि पेज की रैंक इंक्रीज होगी अगर क्वालिटी ऑफ लिंक ज़्यादा होंगे, मतलब नंबर ऑफ विजिटर ज़्यादा होंगे, क्वालिटी ऑफ लिंक होगा। तो एल्गोरिथम वर्क बाय रिकर्सिवली कैलकुलेटिंग पेज रैंक फॉर ईच पेज इन अ ग्राफ ऑफ वेब पेजेस, और बेस्ड ऑन पेज रैंक पेज जो है वो लिंक होते हैं। तो ये कुछ मेथड हैं एल्गोरिथम के। पहला है रैंडम सफरर मॉडल। तो ये मॉडल जो है एज्यूम करता है कि रैंडम सफरर स्टार्ट एट अ पेज एंड रेंडमली जब टू अदर पेज फॉलोइंग द लिंक ऑफ दोज पेजेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरर बीइंग ऑन द पर्टिकुलर पेज इज प्रोपोर्शनल टू द पेज रैंक ऑफ दैट पेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर विकीपीडिया में किसी चीज़ का रेफरेंस दे रखा है और उसको वो एक्सटर्नल सोर्स है, कोई और वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पे कितना टाइम तक वो सफ़र रहा, सफ़र मतलब जो ऐसे ही वेब पे कुछ भी सर्च करता है ना, वो बस इन्फॉर्मेशन चाहता है। फिर है मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन। तो द मेथड रिप्रेजेंट द वेब ग्राफ एज अ मैट्रिक्स, वेब ग्राफ को एक मैट्रिक्स की तरह देखता है जहाँ पे हर रो रिप्रेजेंट करती है पेज और हर कॉलम रिप्रेजेंट करता है लिंक फ्रॉम दैट पेज। ठीक है, यानी बैकलिंक्स की बात हो रही है। तो मैट्रिक्स इज देन मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ऑफ द इनिशियल पेज रैंक वैल्यू टू गेट द न्यू पेज रैंक वैल्यू। जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाएगी उतना इंपॉर्टेंस मिलता जाएगा। पावर आइट्रेशन क्या होता है, ये रिपीटेडली मल्टीपल मल्टीप्लाइज द पेज रैंक वैक्टर बाय द ट्रांजिशन मैट्रिक्स अंटिल द पेज रैंक वैल्यू कन्वर्ज। ठीक है, तो ये रिपीटेडली मल्टीप्लाई करता है पेज रैंक वैक्टर्स को, ठीक है, जो मैट्रिक्स बनी है उससे, जिससे कि वैल्यू कन्वर्ज हो रही है पेज रैंक की। कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं और क्या उसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। कॉम्बिनेटर्स आर अ टाइप ऑफ ऑप्टिमल टेक्निक यूज्ड इन मैप रिड्यूस। देखो फिर से यूज़ हुआ। तो कॉम्बिनेटर्स क्या है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, मैप रिड्यूस में हेल्प होती है एंड अदर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम। तो क्या अलाउ करते हैं, दे अलाउ द मर्ज ऑफ इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर एट द मैपर नोड बिफोर सेंडिंग दैम टू द रिड्यूसर नोड। तो यहाँ पे बताया कि मैप रिड्यूस में क्या होता है, मैप होता है फिर रिड्यूस होता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ये अलाउ करते हैं इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर्स को मैप नोड में, यानी मैपर नोड जो है उसमें की वैल्यू पेयर जनरेट करते हैं, उसके बाद वो रिड्यूसर नोड पे जाती हैं। एडवांटेज क्या है इसके, पहली बात तो रिड्यूस ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक बाय कंबाइनिंग इंटरमीडिएट वैल्यूज एट द मैपर नोड, लेस डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। तो एक बार कंबाइन कर दिया इंटरमीडिएट वैल्यूज़ को तो कम डेटा ट्रांसमिट होगा नेटवर्क में, रिजल्टिंग इन रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, तो डेटा ट्रैफिक जो है कम हो जाएगा, नेटवर्क ट्रैफिक। लोअर मेमोरी रिक्वायरमेंट, अब इंटरमीडिएट वैल्यूज़ को कंबाइन करने से एट द मैपर नोड रिड्यूस द नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स, है कंबाइन जहाँ हो रहा है वो की वैल्यू पेयर्स को रिड्यूस कर ही रहा है, दैट नीड टू बी स्टोर्ड इन द मेमोरी, जिसकी वजह से मेमोरी रिक्वायरमेंट भी लोअर हो रही है। फिर इम्प्रूवड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, कंबाइनिंग इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ अ मैपर इंप्रूव करेगा परफॉर्मेंस को, क्योंकि हमारे पास फेजेस कम हो गए और अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो भी कम हो गया प्रोसेस करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, कंबाइनर्स में नॉट ऑलवेज बी एप्लीकेबल, हर बार नहीं यूज़ होते हैं। इन केसेस अप्लाइंग कंबाइनर्स में नॉट बी फीसिबल ड्यू टू द नेचर ऑफ द डेटा। तो डेटा के नेचर पे भी
वो डील करता है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। कंबाइनर्स में इंक्रीज प्रोसेसिंग टाइम, सम टाइम क्या होता है कि कंबाइनर का यूज़ करने से प्रोसेसिंग टाइम बढ़ रहा है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द इंटरमीडिएट वैल्यू। तो अप्लाइंग कंबाइनर्स कैन एक्चुअली इंक्रीज प्रोसेसिंग टाइम, क्योंकि एडिशनल ओवरहेड आ गया, की वैल्यू पेयर्स हो गए, उनको पता लगाना कहाँ से लिंकिंग है, इसमें प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज होता है। ठीक है, फिर ई पार्ट आता है, हाउ द लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग LHS कैन बी कैरीड आउट इन मेन मेमोरी। ठीक है, तो लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग क्या होता है, इसको कैसे कैरी आउट करते हैं ये समझते हैं। पहली बात तो दोबारा बोलना है, लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग तुम भी बोलो क्योंकि याद रहना चाहिए। इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन डेटा माइनिंग में यूज़ होती है और मशीन लर्निंग में यूज़ होती है टू फाइंड सिमिलर आइटम्स इन अ लार्ज डेटा सेट। है ना, हैशिंग करना यानी हमें सिमिलर आइटम्स का पता लगाना है। इट कैन कैरीड आउट इन मेन मेमोरी बाय पार्टीशनिंग द डेटा इनटू स्मॉलर सबसेट एंड परफॉर्मिंग LSH इन ऑन ईच सबसेट। तो पहली बात तो डेटा को, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसको स्मॉलर सबसेट में पार्टीशन करना है, उसके बाद उसमें LSH लगाना है। दिस अप्रोच इज नोन एज पार्टीशनिंग LSH एंड कैन बी यूज फॉर डेटा सेट दैट आर टू लार्ज, है ना, जो मेमोरी में फिट भी नहीं आ सकते। अगला एक डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉलम ओरिएंटेड एंड रो ओरिएंटेड डेटा स्टोरेज मैकेनिज्म विद सूटेबल एग्जांपल। तो कॉलम ओरिएंटेड और रो ओरिएंटेड जो है वो डेटा स्टोरेज मैकेनिज्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो कॉलम ओरिएंटेड में क्या होता है, डेटा इज स्टोर्ड कॉलम वाइज, और रो ओरिएंटेड में डेटा स्टोर होता है रो वाइज। सुटेबल एग्जांपल ऑफ कॉलम ओरिएंटेड जो है वो अपाचे कैसेंड्रा है, विच इज़ डिज़ाइन टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अक्रॉस मल्टीपल कमोडिटी सर्वर्स। तो ज़्यादा बहुत अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो मल्टीपल सर्वर्स में स्टोर करता है। सुटेबल एग्जांपल फॉर रो ओरिएंटेड स्टोरेज इज माई एसक्यूएल। ठीक है, माई एसक्यूएल विच इज़ कॉमनली यूज फॉर वेब एप्लीकेशन। जो वेब एप्लीकेशन में यूज, वेब एप्लीकेशन क्या यूज़ करते हैं, रो ओरिएंटेड डेटा स्टोरेज मैकेनिज्म, है ना, रो वाइज चलता है। क्या बिग डेटा क्या होता है, क्योंकि जब हम वेब इंटेलिजेंस WIBD बोलते हैं तो बिग डेटा, वेब इंटेलिजेंस में बता दिया तुम्हें। अब बिग डेटा क्या होता है, क्यों रिक्वायर्ड है, एक्सप्लेन 3 V's ऑफ बिग डेटा, ये पहले भी पूछा गया है। अगर तुम्हें याद हो कि जब डेटा माइनिंग पढ़ रहे थे पहले, DMBI बिजनेस इंटेलिजेंस वाला, तो अभी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो बिग डेटा रिफर टू द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट दैट कैन नॉट बी इजीली प्रोसेस्ड और एनालाइज यूजिंग ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग मेथड्स। तो बिग डेटा जो ऐसा डेटा होता है जो प्रोसेस नहीं हो सकता, एनालाइज नहीं हो सकता ट्रेडिशनल पाथ फॉलो करके। बिग डेटा इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू गेन इनसाइट एंड मेक बेटर डिसीजन। ठीक है, बेटर डिसीजन इंक्लूड करता है कि वही प्रोडक्ट, जैसे मार्ट हो गया, कोई भी रिलायंस की जैसे वो हो गई जहाँ पे लोग ग्रॉसरीज खरीदते हैं, तो ज़्यादा किस चीज़ को खरीदते हैं उसका ही इंटेक, उसका ही इम्पोर्ट ज़्यादा होगा ना, तो बेटर रहेगा। तो ये सारे इंसाइट्स आते हैं हमारे बिग डेटास को एनालाइज करके फॉर बेटर डिसीजन इन लार्ज एंड डाइवर्स डेटा सोर्सेज। 3 V's क्या है, पहला V है वॉल्यूम, रिफर टू द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दैट नीड टू बी प्रोसेस, कितना वॉल्यूम ऑफ डेटा है। फिर है वेलोसिटी, किस स्पीड से वो जनरेट हो रहा है और नीड टू बी प्रोसेस इन रियल टाइम। ठीक है, रियल टाइम में क्या उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। फिर है वैरायटी, रिफर टू डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दैट नीड टू बी प्रोसेस एंड एनालाइज, जिसको प्रोसेस और एनालाइज करें। दोबारा से 3 V's बोलते हैं, पहला वॉल्यूम, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा वैरायटी। फिर है बिग डेटा बिकम अ रियली अ प्रॉब्लम व्हेन ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग मेथड आर अनेबल टू हैंडल द वॉल्यूम। ठीक है, ट्रेडिशनली यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही, क्योंकि हमें यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो इतना वॉल्यूम, इतना वेलोसिटी, वैरायटी का काम हमसे ट्रेडिशनल वे में तो नहीं हो पाएगा। दिस कैन रिजल्ट इन स्लोअर प्रोसेसिंग टाइम, इंक्रीज करना कॉस्ट को, और मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन की वो इनसाइड भी निकाल पाए। ठीक है, इसलिए ही ट्रेडिशनल तो यूज़ नहीं होगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप देख लेते हैं, ये हमारा आखिरी सेगमेंट है और इसमें हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, तुम्हें आ रहा होगा समझ में। वेब इंटेलिजेंस क्या होता है बता रखे हैं कि रिफर टू एबिलिटी टू गैदर एंड एनालाइज डेटा अलग अलग सोर्सेज से। वेब इंटेलिजेंस मतलब वेब सोर्सेज, मतलब इंटरनेट पे जो सोर्सेज हैं अवेलेबल, वहाँ से हमें डेटा को एनालाइज करना है, यूज द डेटा इन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस में। दिस इन्वॉल्व्स वेरियस टेक्नोलॉजी एंड टूल्स टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट और डेटा को कलेक्ट करना फ्रॉम द इंटरनेट। अब देखो एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, मगर उसको लिखने का तरीका क्या है वो यहाँ बता रहे हैं, है ना। बात तो वही है कि गैदर एनालाइज करना डेटा को वेब से निकाल के। फिर सेकंड लाइन कह रहे हैं इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, ये भी बात वही है, और बिजनेस इंटेलिजेंस। फिर तीसरी लाइन कह रहे हैं कि अलग अलग सोर्सेज टूल्स का यूज़ करना है मीनिंगफुल इंसाइट निकालने के लिए। अब देखो डेटा की जगह इंसाइट यूज़ कर दिया, डेटा कलेक्शन फ्रॉम द इंटरनेट, और वेब की जगह इंटरनेट लिख दिया है। तो ये चीज़ अगर जिसको आ गई है वो आंसर लिखने में कभी घबराएगा नहीं। फिर आता है सैप BO, यहाँ पे फंस सकते हैं। अब यहाँ तुम्हें नहीं पता होगा BO का मतलब क्या है, तो तुम गलत ही लिखोगे। बिजनेस ऑब्जेक्ट्स, सैप तो कंपनी का नाम है, सैप BO कंपनी मतलब वर्ल्ड वाइड है। सैप BO और सैप बिजनेस ऑब्जेक्ट्स इज अ सूट फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल एंड एप्लीकेशन। एक सूट है BI टूल्स के लिए, एप्लीकेशन के लिए डेवलप करा है सैप ने। इट इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ टूल्स फॉर रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड डैशबोर्डिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन एंड मोर। ये क्या करता है, टूल्स रखे हुए हैं इसमें कि रिपोर्ट करना, एनालाइज करना, इन सब चीज़ों का। इट इज़ डिजाइन टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन कि वो बेटर डिसीजन ले पाए और इंसाइट्स दे पाए। बिजनेस ऑब्जेक्ट्स बनाता है। फिर आता है व्हाट इज़ डिज़ाइन स्टूडियो इन सैप BO, थोड़ा और डिटेल पूछ लिया। सैप BO में डिज़ाइन, क्योंकि ये चीज़ें ना उसमें भी है, ये प्रैक्टिकल में भी है, वेब इंटेलिजेंस और बिग डेटा में
ये प्रैक्टिकल आता है सैप बीओ का, तो वहाँ पे पूछना है डिज़ाइन स्टूडियो क्यों यूज़ होता है। तो ये टूल अलाउ करता है यूज़र टू क्रिएट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सके, रिपोर्ट बना सके, ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस होते हैं। इट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ डिज़ाइन टूल्स एंड विलेजेस, और अलाउ करता है यूज़र को क्रिएट कस्टम विजुअलाइजेशन एंड लेआउट। कस्टम मतलब जो भी अकॉर्डिंग हमें किन पैरामीटर पे चाहिए। बी डब्ल्यू क्या होता है? बिजनेस वेयर हाउस। सैप बी डब्ल्यू इज़ अ डेटा वेयर हाउस एंड डेटा मॉडलिंग एप्लीकेशन डेवलप बाय सैप। ठीक है, डेटा वेयर हाउस है, डेटा मॉडलिंग एप्लीकेशन है जो कलेक्ट करता है, कंसोलिडेट करता है। वेयर हाउस तुम्हें पता है, डेटा वेयर हाउस में क्या होता है? कलेक्शन और कंसोलिडेशन ऑफ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड प्रोवाइड करता है सिंगल इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ डेटा। तो एक ही इंटीग्रेटेड व्यू दिखाता है डेटा का। BOXI ये चीज़ फंसा देगी, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि XI बोलेंगे हम कहीं XI की डेफिनेशन एक्सटेंसिबल करके कुछ ना बोल रहे हो। तो बिजनेस ऑब्जेक्ट ये क्या है? 11th, है ना। तो एक ओल्डर वर्जन है सैप बिजनेस ऑब्जेक्ट्स का जो 2007 में रिलीज हुआ था। इंट्रोड्यूस इट इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ BI टूल्स एंड एप्लीकेशन जैसे क्रिस्टल रिपोर्ट, वेब इंटेलिजेंस एंड मोर। ये 2007 का, तो अब नए आ गए होंगे। व्हाट इज सिमेंटिक लेयर? सिमेंटिक लेयर क्या होती है? अब सिमेंटिक लेयर इन सैप BO इज अ लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट सिट्स बिटवीन डेटा बेस लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। अभी आएगा इसमें कि लेयर क्या क्या है। तो इट अलाउज यूजर टू डिफाइन एंड मैनेज देयर बिजनेस ऑब्जेक्ट एंड प्रोवाइड अ वे टू एसेस मैनिपुलेट डेटा। फिर वही डिफाइन करता है, मैनेज करता है बिजनेस ऑब्जेक्ट्स को, और हम डेटा को मीनिंगफुल वे में देख सकें। वट इज लिंक्ड यूनिवर्स इन बिजनेस ऑब्जेक्ट्स? लिंक्ड यूनिवर्स क्या होता है? BO सैप BO में इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल यूनिवर्स इनटू सिंगल। ठीक है, यहाँ यूनिवर्स यानी डायमेंशंस को भी ले सकते हैं, इंटीग्रेटेड व्यू। It allows user to create complex report and dashboard that span multiple data sources without having manually combining the data। तो ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है, ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो इतना वास्ट डेटा है उसको हम विदाउट हैविंग अ मैनुअल कंबाइन ही कर सकते हैं। बट इज बिजनेस वेयर हाउस इन सैप? बिजनेस वेयर हाउस क्या होता है? BW, अब देखो सैप BW पूछा था, बिजनेस वेयर हाउस करके पूछ लिया, चीज़ें घुमा रहे हैं। तो सैप एक क्या है? सेंट्रल रिपोजिटरी है फॉर स्टोरिंग। अब देखो सेंट्रल रिपोजिटरी वेयर हाउस के लिए यूज़ होता है, एंड तो कुछ टर्म्स हैं जो हम पहले से पढ़ के आ रखे हैं डेटा वेयर हाउस में, उसको यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो जैसे डेटा वेयर हाउस की डेफिनेशन में सेंट्रल रिपोजिटरी मैंने बताया था उस समय, फॉर स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा फॉर वेरियस सोर्सेज, इट प्रोवाइड अ वे फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू कंसोलिडेट देयर डेटा इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड व्यू। फिर डिफरेंस क्या है BW और BI में? तो मेन डिफरेंस बिटवीन BW एंड BI इज BW इज अ डेटा वेयर हाउसिंग एंड मॉडलिंग एप्लीकेशन, और BI जो है वो सूट है, टूल्स एंड एप्लीकेशन जो कि रिपोर्ट करेगा, एनालाइज करेगा, एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। तो वेयर हाउसिंग और मॉडलिंग एप्लीकेशन अलग है, और टूल्स अलग है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स अलग है। एक्सप्लेन वेब इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर, आखिरी क्वेश्चन है ये, उसके बाद बंद करते हैं। ठीक है, और जो मैंने छोटे छोटे तुम्हें बताए हैं उसमें से कोई भी तुम्हें अनक्लियर हो तो तुम सर्च आउट कर सकते हो इंटरनेट पे, और जितनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेनी है ले सकते हो। एक्सप्लेन करना है वेब इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर एंड क्लियरली आइडेंटिफाई द फंक्शन और डेटाबेस लेयर। ये आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, कि क्योंकि इसमें आर्किटेक्चर की बात हुई है। अब इसमें हमें क्या बताना है? डेटाबेस लेयर, सिमेंटिक लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर को के फंक्शन को बताना है। तो पहली बात तो देख लेते हैं है क्या आर्किटेक्चर। 3 लेयर्स होती हैं। पहली डेटाबेस लेयर, दिस लेयर कंटेन्स द डेटा सोर्सेज दैट आर यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फॉर एनालिसिस। तो पहले यहाँ डेटा सोर्सेज मिलेंगे। इट कैन इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ डेटाबेसेस जैसे SQL, ओरेकल और सैप हाना। फिर आता है सिमेंटिक लेयर, दिस लेयर सिट्स बिटवीन डेटाबेस लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। ये अच्छी लाइन है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे डेटाबेस लेयर हो गया कि यहाँ पे हम यहाँ पे डेटा सोर्सेज रहते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सिमेंटिक में क्या है? वो डेटाबेस के बाद आती है, प्रेजेंटेशन के पहले आती है, तो एक ऐसी लाइन हो गई। द लेयर फॉर एब्स्ट्रैक्शन दैट मेक इट ईजियर फॉर यूजर टू एसेस एंड मैनिपुलेट डेटा, है ना। ये एब्स्ट्रैक्शन की लेयर है कि हम इसमें डेटा को एसेस और मैनिपुलेट कर सकें। तो यहाँ पे मेटर डेटा आ जाते हैं, बिजनेस लॉजिक आ जाते हैं, और किस तरह से डेटा ऑर्गेनाइज होगा और एसेस होगा। सिमेंटिक्स की बात होती है तो जनरली इन्हीं चीज़ों पे, बिजनेस लॉजिक्स और मेटर डेटा पे चलती है। फिर प्रेजेंटेशन लेयर होती है कि दिस लेयर इज वेयर यूजर इंटरैक्ट विद डेटा। तो यहाँ पे यूजर का इंटरेक्शन हो रहा है, तो रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड क्रिएट हो रहे हैं। तो इट इंक्लूड टूल्स एंड एप्लीकेशन यूज टू क्रिएट, मैनेज एंड शेयर रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। तो द फंक्शन ऑफ ईच लेयर आर एज फॉलोज। पहला है डेटाबेस लेयर, तो ये लेयर प्रोवाइड करती है रॉ डेटा दैट इज यूज फॉर एनालिसिस। ठीक है, डेटाबेस लेयर, रॉ डेटा प्रोवाइड करना। सिमेंटिक लेयर, दिस लेयर प्रोवाइड अ वे टू ऑर्गेनाइज। अब रॉ डेटा हमारे डेटाबेस लेयर से मिल गई, अब सिमेंटिक लेयर से क्या है? एक वे कर ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए डेटा को, मतलब ऐसे कि रोटी जो आटा गूंद के रखा है वो हमारा डेटाबेस लेयर है, सिमेंटिक लेयर में रोटी बन गई है, और प्रेजेंटेशन लेयर में रोटी खाई जा रही है। तो दिस लेयर प्रोवाइड द टूल्स एंड एप्लीकेशन दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट रिपोर्ट डैशबोर्ड। तो प्रेजेंटेशन लेयर इस तरह से हो गई, और ये जो है मैंने ट्यूटोरियल पॉइंट से निकाला है, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो अगर पढ़ना है तो। यहाँ पे सबसे बॉटम में RDBMS टेक्स्ट और सैप दे रखे हैं, यहाँ पे सैप बिजनेस वेयर हाउस और ABAP फंक्शंस। ठीक है, ये दोनों हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नॉन सैप डेटा सोर्सेज हैं। अब कनेक्टर्स, फिर क्वेरी इंजन, रैपर मैनेजर, JDBC, ODBC ड्राइवर, सिमेंटिक लेयर, रिपोर्टिंग डैशबोर्ड एंड एडहॉक रिपोर्ट। अब यहाँ पे क्वेरी सर्वर्स आ जाते हैं, फिर JDBC, फिर यूनिवर्स ऑफ UDT IDT, फिर वेब इंटेलिजेंस रिच क्लाइंट। इस तरह का बना देना और क्लियर हो जाएगा। ट्यूटोरियल पॉइंट से एक बार देख लेना कि कौन सी लेयर में क्या चल रहा है। ठीक है, होप तुम्हें समझ में आया होगा, और तुम्हारा वेब इंटेलिजेंस का सही जाएगा पेपर।